देखो धारा को पहले एक तरफ रोकता है। हाँ देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो पदार्थ क्या करता है, अपने अंदर से बहने वाले आवेश बोलो या धारा बोलो, दोनों बोलो कि दोनों सही है ना, अपने अंदर से बहने वाली आवेश या धारा को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है या उसका विरोध करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट ओम पता ही है। ठीक है, और एक ओम बराबर होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर, है ना। तो यहाँ पे जब R की वैल्यू निकालोगे, ये R है ना, R की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन आई। अगर वोल्टेज तुम्हारा कितना हो जाए? 1 वोल्ट, और करंट भी कितनी हो जाए? 1 एम्पियर। ठीक है, तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 ओम। ठीक है, तो ये तुम्हारी डेफिनेशन किसकी है? 1 ओम की। क्लियर है बात? तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये 1 ओम की डेफिनेशन हो गई। कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 ओम क्या होता है, ठीक है, क्या कितना होता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, क्या है, कुछ ज्यादा ही आगे हम पहुंच गए अचानक से। देखो, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट एक डिवाइस है, एक प्रकार का यंत्र है। अगर आप कभी लोग फिजिक्स की लैब में गए होंगे स्कूल में तो इसको देखा भी होगा। ठीक है, ये क्या करता है? ये रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, या जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम या ज्यादा करने के लिए यूज होता है। इसके दो सिरे होते हैं, एक ये एंड होगा, ये एंड होगा। इस पे बहुत सारा तार क्या हुआ होता है? लपेटा हुआ होता है। इस पे एक तुम ये देखोगी, है ना, इसको तुम जॉकी भी बोल सकते हो या वाइपर बोल सकते हो, जो भी बोलो। इसको तुम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज एक एंड कनेक्टेड है यहां से, और जितना इसको इधर बढ़ाते जाओगे उतने नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा एंड कनेक्टेड हो जाता है इस वाइपर से, तो क्या हो जाएगा? जितना इसको इधर खिसकाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना कम करना हो उधर खिसका दो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसको तुमने देखा होगा, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए हैं रेगुलेटर, जो पंखे के होते हैं। पहले यही वाले रेजिस्टेंस बेस लगे होते थे। ठीक है, तो उस पंखे के रेगुलेटर के अंदर तुम देखते हो, तुमको ऐसी एक यूनिट दिखती है। इसको घुमा दो, घुमाने पे क्या होगा? घुमाने पे उसका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होने से क्या होता है? जो परिपथ यानी जो सर्किट में धारा बह रही होती है वो कम या ज्यादा होती है। ठीक है, तो यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का जो यूज है, हम रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके परिपथ में बहने वाली धारा को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब जब धारा कम ज्यादा होगी तो पंखा कभी तेज घूमेगा या धीमा घूमेगा। धीमा करना हो तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो, कम करना हो तो रेजिस्टेंस घटा। क्लियर है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी को हिंदी में हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। और प्रतिरोधकता क्या होता है? देखो, कोई भी वायर है, सपोज लेंथ, वायर जो है, वायर तो बहुत बड़ा होगा, मान लो ये वायर है ना, इसका जो शेप है वो कैसा है? सिलिंड्रिकल है ना। तार कैसा होता है? गोल गोल तार ही होता है। अब इस सिलिंड्रिकल वायर का जो क्रॉस सेक्शन होगा, तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? एक सर्कल होगा। क्या होगा? सर्कल होगा। ठीक है, इस सर्कल का यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो? 1 हो, और इसकी लेंथ भी कितनी हो? 1। कितनी हो? 1। ठीक है, मतलब एक हम ऐसा तार लें जिसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो? 1, और इसकी लेंथ भी कितनी हो? 1। तो मान लेते हैं ये इतनी है, तो इतने वायर का, है ना, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए और यूनिट लेंथ वाला वायर होना चाहिए। इतने वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वही इसकी क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन में लिखा है, रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। समझ गए? मतलब उस पदार्थ का या उस वायर का एकांक लंबाई होनी चाहिए और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो जितना भी उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे वही उसका क्या कहलाएगा?
रेजिस्टिविटी का। तो ये पी क्या है इसमें? हाँ, ये पी नहीं है, बेसिकली इसको हम एक ग्रीक लेटर रो से सिंबल, ये इसका सिंबल है, इसको डिनोट करते हैं और ये कुछ ऐसे लिखा जाता है ना। और जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आर ए अपॉन एल होता है। क्या होता है? आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर क्या है? देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है? आर ए अपॉन एल। इसका मतलब देखो, अगर यहां से क्या होगा, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेंथ जितना ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। यानी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर है? अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं या कुछ ऐसे फैक्टर जिन पे किसी जो है मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो एक कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। देखो अभी हमने देखा है जो रेजिस्टिविटी है रो, वो होता है आर ए अपॉन एल, है ना। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से तुम आर देखोगे तो इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा रो एल अपॉन कितना? ए, है ना। तो यहां से देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो रो कहां गया? रो भी तो कहीं जाना चाहिए। हाँ, रो कहीं गया कहीं नहीं है, रो की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं ना, मतलब अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो यही तुम्हारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जितना बड़ा कंडक्टर होगा, मतलब बड़ा का मतलब उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस कंडक्टर का एरिया, उसके कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा। भाई मान लो कोई कंडक्टर है ना, एक ये कंडक्टर है और दूसरा एक ये मोटा सा तार है ना, दोनों ही तार है। कंडक्टर बेसिकली क्या है? तार है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। तो दोनों में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना कम। ये तो बेसिक सी बात है, जितना मोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। पतले तार का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है मतलब वो गर्म होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब है कि वो कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है ना, गोल्ड है, सिल्वर है। तो जितना अच्छा मटेरियल होगा, ठीक है, जैसे गोल्ड की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, जितनी अच्छी कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस उतना कम। लेकिन गोल्ड वगैरह क्या है? कॉस्टली है, तो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं? मेनली हम कॉपर का यूज करते हैं, है ना। जहां पे हमको अच्छी कंडक्टिविटी नहीं चाहिए या बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती, वहां पे हम एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है, आगे आता है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो दो टाइप से रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, पहला तुम्हारा है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हो और दूसरे का एंड तीसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये देखो तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। ये इंड टू इंड कनेक्टेड है, मतलब एक का अंत सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से और दूसरे का अंत सिरा तीसरे के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा है। तो इस प्रकार अगर कनेक्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोलेंगे हाँ, श्रेणी क्रम, है ना। क्या कहलाएंगे? श्रेणी क्रम। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो जो धारा, मान लो हम यहां पे देंगे, ठीक है, आई करंट फ्लो हुई। अब यहां पे क्या होगा? यही आई करंट R1 से होके पास होगी,
यही R2 से, यही R3 से, और यहाँ पे कितनी मिलेगी? करंट I मिलेगी। ठीक है, मतलब जो करंट होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड नहीं होती है, लेकिन सीरीज में वोल्टेज हमेशा दो बिंदुओं के बीच यानी पैरेलल में नापते हैं ना। देखो करंट जो होती है उसको सीरीज में मेजर करेंगे और वोल्टेज को पैरेलल में। तो जैसे मैंने कहा तुमको R1 के अक्रॉस तुमको वोल्टेज चाहिए, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, मतलब एक ये बिंदु होगा और एक ये बिंदु, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा। R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा, और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V3 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगी, तीनों के क्रॉस I और I, और वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1, V2 और V3 वोल्टेज अलग अलग होगा। क्लियर है? क्यों अलग होगा? क्योंकि वोल्टेज को हमेशा हम पैरेलल में मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो ये दो पॉइंट अलग हैं और इसके बीच का रेजिस्टेंस अलग है, तो दो पॉइंट्स के बीच जब भी तुम विभवांतर, इसके बीच अंतर, ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग अलग पॉइंट है तो अलग ही होगा, और यहाँ पे ये अलग बिंदु हैं तो यहाँ पर भी अंतर अलग होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसी भी होगी वैसा आएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। ठीक है, अगला है तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। मान लो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के तीन रेजिस्टेंस लगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो हमारे तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे जो भी करंट जाएगी वो सेम रहेगी, लेकिन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1, V2 और V3 अलग अलग होगा। ठीक है, तो V1, देखो V1 जो होगा ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू I R, ये तो ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, तो V1 का मतलब हो गया रेजिस्टेंस 1 के क्रॉस क्या? V1 रेजिस्टेंस 1 के क्रॉस वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस 1 के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? देखो करंट तो यहां से आई जा रही है ना, तो तीन यहां भी आई होगी, यहां भी आई होगी, यहां भी आई होगी, तो V1 हो जाएगा IR1 हो जाएगा। सिमिलरली R2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V2 कितना हो जाएगा? IR2 है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 है, और V3 कितना हो जाएगा? IR3। अगर यहां हम तीनों मतलब R1, R2, R3 तीनों के क्रॉस अगर वोल्टेज देखें तो उसको हमने कहा V, तो ये कितना हो जाएगा? V इक्वल टू होगा IR, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे जो R है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इन तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो जो वोल्टेज V होगा, है ना, वोल्टेज V होगा यानी इन तीनों के क्रॉस अलग अलग जो वोल्टेज होगा वो इन तीनों को एक साथ कंबाइन करने पर यानी तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसके सम के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी जो V होगा वो हो जाएगा कितना? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, कहने का मतलब एक ये पॉइंट X है और एक ये Y है, अगर इनके क्रॉस तीनों के एक साथ क्रॉस क्या है? वोल्टेज V है, और इनके अलग अलग कितना वोल्टेज है? V1, V2 और V3, तो V बराबर हो जाएगा V1, V2 और V3 के। तो V की वैल्यू कितनी आई है? IR, और V1 कितना आया है? IR1, IR2 प्लस IR3। क्लियर है? तो यहां से ये हो जाएगा IR, और यहां से I कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे देखो आप, तो I से I कैंसिल और R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और R ही हमारा यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 होगा। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या चीज? कोई डाउट है किसी को? नहीं। देखो अगर तीन रेजिस्टेंस अगर चार होते हैं तो प्लस का R4, जितने भी सीरीज में होंगे उन सबको आप डायरेक्टली ऐड करते चले जाओगे। ठीक है, मान लेते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस
R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहां तक, Rn तक, चाहे जितने हो, अगर सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा तुम्हारा, जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? अगला कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, मान लेते हैं हमारे तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। तीनों रेजिस्टेंस के, है ना, इन तीनों रेजिस्टेंस का एक एक सिरा, मतलब तीनों रेजिस्टेंस का एक सिरा किसी एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ा हो और दूसरा सिरा किसी दूसरे पॉइंट पे जुड़ा हो। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, समांतर, समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां पे देखो, यहां पे मान लो तुम आई करंट दिए, ठीक है, तो यहां से तो आई करंट जाएगी, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे I1 गई, है ना, I1 गई, और यहां पे ऊपर कितनी बचेगी, I माइनस I1, क्योंकि I1 तो चली गई, है ना। तो यहां पे जाएगी I2, जाएगी कि नहीं जाएगी, मान लेते हैं इसके क्रॉस कितनी जाएगी, I2। तो यहां पे कितनी बचेगी, I माइनस I1 माइनस I2, और यहां पे चले गई I3, मतलब जो भी बची वो I3 में चलेगी, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी I1, I2 और I3। लेकिन वोल्टेज अगर तुम मेजर करोगे तो वोल्टेज कैसे करोगे मेजर, वोल्टेज हमेशा पैरेलल में मेजर करते हैं। मान लो R1 के क्रॉस तुमको वोल्टेज मेजर करना है, तो इन दो बिंदुओं के क्रॉस मेजर करोगे, R2 के क्रॉस भी यहां पे करोगे और R3 के क्रॉस यहां पे करोगे। अब तुम चाहे यहां मेजर करो या यहां मेजर करो, ये तो आपस में क्या है, आपस में क्या है, ये शॉर्ट सर्किट है, ये तो बेसिक वायर है, जो वोल्टेज यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, है ना। क्या यहां पे कहीं कोई रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं है। तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस होगा, वही इसके क्रॉस होगा, है ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो V और V होगा, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, क्या डिवाइड होगा, करंट डिवाइड कर जाएगा। हाँ, इधर 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 कहां पे, यहां पे रेजिस्टेंस हुआ, मतलब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इधर भी लगे हों, ठीक है, वो तो अलग है। अगर यहां पर भी लगा दोगे तो वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सर्किट बन जाएगा। या यहां पे हम तब बात कर रहे हैं जब सारे रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में ही लगे हों, ठीक है। तो सारे कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे। क्लियर है इतनी बात? चलो, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, करंट क्या रहती है, फिक्स रहती है, जबकि पैरेलल में करंट डिवाइड होगी, वोल्टेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है ना, R1 के क्रॉस करंट I1 और यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। तो जो करंट I बेसिकली गई है वही तो डिवाइड होगी किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। होगा कि नहीं होगा? और ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू I R, तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो इन तीनों के अक्रॉस जो करंट होगा वो V अपॉन R हो जाएगी। I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1। क्यों? क्योंकि इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज तो डिवाइड ही नहीं होगा, वोल्टेज तो V ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, V अपॉन R2, और ये कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। यहां से तो V अपॉन R ही रहेगा, यहां पे V कॉमन ले लो, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आया इतना। अब V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन कितना, R3। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है इतनी बात? तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड करेंगे और जब पैरेलल में लगे होंगे तो उनको 1 अपॉन में ऐड करेंगे, ठीक।
देखो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको बोला गया है, पढ़े क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में बोला गया है 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो 3 रेजिस्टेंस बना लेते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। यहां पे पहला 2 ओम का है, फिर 3 ओम का और फिर 5 ओम का, ठीक, यही तो है। और इनके बीच का जो वोल्टेज है ये कितना है? यहाँ पे वोल्टेज एक मान लो 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये कितना है? 30 वोल्ट। तुमको इन तीनों के क्रॉस मतलब V1 निकालना है ना। ये V1 हो गया, यहां पे कितना होगा? V2 और यहां पे कितना होगा? V3। ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट हमारे A और B हैं। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट या RAB निकाल लें। RAB का मतलब है रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो A और B के बीच कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? 3, है ना। 2 ओम, 3 ओम के और 5 ओम के। तो ये बेसिकली मान लेते हैं R1 है, ये कितना है? R2 है और ये कितना है? R3 है। तो तीनों ही सीरीज में है, तो RAB कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस कितना? R3। होगा कि नहीं होगा? अब R1 की वैल्यू होगी 2, 3 और 5, तो 3 2 5 5 कितना? 10 ओम। तो ये आ गया तुम्हारा RAB, ठीक है। हमको क्या मिल गया? रेजिस्टेंस मिल गया। अब जब ये रेजिस्टेंस मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे? करंट निकाल लें। आखिर इस पूरे सर्किट में जो करंट आई बह रही है ये कितनी बह रही है, ठीक है। आई क्यों निकाल लें? क्योंकि आई पूरे सर्किट में कांस्टेंट रहेगी। सीरीज में क्या होता है? करंट कांस्टेंट रहती है। तो आई मिल जाएगी, तो आई के थ्रू हम हर एक के क्रॉस V कितना होता है? IR वाला फॉर्मूला निकाल के V1, V2 और V3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आई कितनी आएगी? आई जो तुम्हारा होगा कितना आएगा? V अपॉन R। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। क्लियर है? तो वोल्टेज कितना है? कहां गया? ये रहा, कितना है? 30 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना आया है? 10। तो जो करंट आई आएगी वो कितनी आएगी? 3 एम्पियर। बोलो, क्लियर है यहां तक? आ गई 3 एम्पियर, ठीक। अब आई तो यहां पे और यहां पे तीनों जगह फिक्स रहेगी। तो जो V1 होगा, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I R1 होगी कि नहीं होगी? V1 निकालने के लिए R1 रेजिस्टेंस कितना है? R1, और R1 में करंट कितनी बह रही है? I। यहां भी कितनी बहेगी? I, और यहां भी कितनी बहेगी? I, ठीक है। तो I R1, I कितनी है? अभी निकाला है 3, और R1 कितना है? कितना है? 2। तो V1 जो आएगा वो कितना आएगा? 6 वोल्ट आएगा। आया? सिमिलरली जो V2 है वो आएगा IR2। तो I तो तुम्हारा है 3, और ये कितना है? ये भी 3 है। कितना आएगा? 9 वोल्ट आया। और जो V3 है ये हो जाएगा I इंटू R3। करंट तुम्हारी 3 एम्पियर की है और R3 कितना है? 5। तो कितना आएगा? 15 वोल्ट। तो V3, ठीक है। अब एक चीज देखो यहां पे, जो तुम्हारा वोल्टेज निकल के आया कितना? V1, V2 और V3। V1, V2 और V3, इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 15 कितना? 30, है ना। और यही हमारा टोटल है। तो यही थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करके सॉल्व किया था, ठीक है। यही निकालना था। प्रत्येक प्रतिरोध मतलब तीनों के बीच अलग अलग प्रतिरोध निकालना था। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन आया कर लोगे? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कम से कम 6 मार्क्स में आया होगा, 4 या 6 नंबर में आया है, ठीक है। दिए गए परिपथ में एक तो कुल प्रतिरोध निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है,
सेल से प्रवाहित धारा यानी टोटल करंट आई निकालनी है, और क्या निकालना है, प्रतिरोधों नहीं, बेसिकली 0.8 ये इस वाले रेजिस्टेंस के सिरों पे कितना विभवांतर है ये बताना है, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे देखो, हमको वोल्टेज पता है, V कितना दिया है 12 वोल्ट, V तुमको दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। हम R इक्विवेलेंट निकाल लें, है ना, R इक्विवेलेंट निकाल लें तो हमको क्या मिल जाएगी, करंट I। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला तो कुल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट निकालना है, दूसरे में सेल से प्रवाहित धारा I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R, है ना। दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा। तीसरा, जब I मिल जाएगी तो उसके I को क्या करेंगे भाई, जो करंट यहां से होके जा रही होगी वही करंट यहां पे भी पास होगी, है ना। तो यहां पे जो वोल्टेज होगा वो I इंटू रेजिस्टेंस 0.8 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या करना है, बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा A है और ये वाला कौन सा है, B है। क्या है, B है, ठीक है। तो यहां A और B के बीच दो रेजिस्टेंस है जो कि कैसे हैं, ये कौन सा क्रम है, पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका RAB निकालना कितना है, और ये जो भी आएगा वो इसके साथ कैसे हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, है ना। तो R इक्विवेलेंट का मतलब है ये जो आएगा प्लस इसको कर देंगे, R इक्विवेलेंट निकल आएगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं RAB। तो RAB पैरेलल है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन RAB, होगा, समझ में आ रहा है। और ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 और प्लस 1/2। तो 1 अपॉन RAB कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 6 और 2 का 6, और यहां पे आएगा 1, यहां पे कितना आएगा 3, ये आ जाएगा 4/6। तो 1 अपॉन RAB जो आएगा ये आएगा 2/3 आएगा। तो इधर दोनों साइड को क्या करो, उलट दो, तो RAB जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1.5 ओम। उलट दोगे तो आएगा 3/2, और 3/2 का मतलब 2 से 1 टाइम, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 5 जा 10, है ना। तो RAB कितना आएगा 1.5 ओम। क्लियर है यहां तक? देखो यहां तक समझ में आया RAB। तो कुल मिला के ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ना, 6 और 2, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 1.5 ओम, है ना। अब तुम्हारे पास यहां दो रेजिस्टेंस है, एक 1.5 ओम का और एक कितना 0.8 ओम का, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1.5 प्लस कितना 0.8, तो ये हो जाएगा 2.3 ओम। आ गया R इक्विवेलेंट। तो यहां तक हमारा ये सॉल्व हो गया पहला पार्ट, R इक्विवेलेंट। हमको R इक्विवेलेंट पता चल गया, और V गिवन है 12 वोल्ट। तो जो I आएगी बेसिकली धारा I, है ना, धारा यानी करंट कितनी है I इक्वल टू होगा V अपॉन R, और V कितना है 12, R कितना है 2.3। तो यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, अब 120 को डिवाइड करोगे किससे, 23 से, तो ये पहले तो 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, तो 23 5 का 115, 115 हो गया। 5 बचा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 50 हो जाएगा, और 23 2 जा 46, है ना। तो 2 टाइम्स जाएगा, वहां पे 4 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 1 टाइम जाएगा। तो 5.2 एम्पियर की करंट, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया ना? चलो देखो, ये देखो 120 लिखा हुआ है, और ये कितना है 23, 5 बार ले गए, कितना जाएगा 115, 5 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 2 बार जाओगे तो 46 आएगा, कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ, 1 0 बढ़ाओगे 1 टाइम जाएगा तो 23, यहाँ पे कितना बचेगा 17 बचेगा। आगे करने की जरूरत नहीं, 2 डिजिट तक ही निकालो। हाँ, सेल में प्रवाहित धारा नहीं पूछा है, सेल से प्रवाहित धारा। सेल से प्रवाहित का मतलब है जो सेल है इससे निकलने वाली और वापस इसमें आने वाली। तो इसमें कितने निकलेगी I,
और वापस भी कितनी आएगी, आई करंट, है ना। अब इसमें से जो तीसरा पार्ट है ना, तीसरे में पूछा गया है 0.8 ओम के रेजिस्टेंस के सिरों के बीच क्या, विभवांतर। तो इसको मान लेते हैं ये V1 है ना, या V डैश या V1, जो भी इसको डिनोट करना चाहो तो V डैश ही बोल देते हैं। ये हो जाएगा I R डैश। यहां पे R डैश की वैल्यू हम मानेंगे कितनी, R डैश की वैल्यू 0.8 ओम। क्यों मानेंगे? ये इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालनी, ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखो यहां से आई करंट गई, यहां पे पहुंची, मान लो I1 ऊपर गई, I2 नीचे गई, I1 I2 चली गई, फिर वापस आई, I1 प्लस I2 मिल गई, फिर से I हो गई, तो I3 होगी ना। यहां से I आई है, इधर I1 गई, और इधर कितनी गई, I2, तो इधर भी I1 आ रही होगी, और इधर भी कितनी आ रही होगी, I2, है ना। यहां से देखोगे तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब यहां पे जाके दोनों करंट फिर ऐड हो गई हैं, तो यहां पे 0.8 क्रॉस से करंट कितना बह रही होगी, I1 प्लस I2 बह रही होगी कि नहीं, और I1 प्लस I2 कितना के बराबर है, I के बराबर, यानी 0.8 पे जो करंट बह रही है वो I बह रही है, तो इसीलिए हमने क्या लिया, I R डैश। समझ में आई बात। तो I की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी है, 5.21, और ये कितना है, 0.8। इसको मल्टीप्लाई कराओगे, 8 1 8, 8 2 16, और 8 5 40, और 16 का 1 41, 2 डिजिट यहाँ पे 1 3 के बाद कितना, पॉइंट। ये क्या आया है, V आया है, वोल्ट आया है, V डैश कितना आएगा, 4.168 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम 6 मार्क्स में आया हुआ होगा। आसान था, आसान तो था। ये पेपर से ही उठाए, देख ली थी वो, स्क्रीनशॉट है पेपर के साथ। 3 नंबर का छोटू क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन 3 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र 3 नंबर का है ना। उसको देख के मत डरो, इसको तुम सर्किट डायग्राम देख के डरे जा रहे हो, है ना। इसमें क्या है, दिए गए परिपथ में A एवं B के बीच तुल्य प्रतिरोध, A कहाँ है, यहाँ, B कहाँ है, यहाँ, इन दोनों के बीच ये जो रेजिस्टेंस लगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और क्या निकालना है, 5 ओम ये बीच में लगा है ना, इसके बीच विभवांतर की गणना करनी है। तो वोल्टेज तुमको साफ साफ गिवन है, कितना गिवन है, 6 वोल्ट वोल्टेज पता है। यहां पे रेजिस्टेंस देखो, 2 पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो ये A और B है, मान लेते हैं ये पॉइंट C है, और ये कौन सा है, D है, ठीक। तो सबसे पहले A और C के बीच हम निकाल लें कितना रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और D और B के बीच निकाल लें। फिर जो भी इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे, वो तीनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको टोटल, हाँ, टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट स्टेप इज कि हम निकालेंगे RAC। RAC का मतलब है A और C के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये दोनों जुड़े हैं पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 1/RAC, क्लियर है। और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा कितना, 2/4, तो 1/2। तो 1/RAC कितना आया है, 1/2, तो RAC ये कितना आएगा, 2 ओम आएगा। हाँ, सिमिलरली रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट D एंड B, RDB, ये कितना हो जाएगा, ये इधर देखो ना, 1 पैरेलल में है, तो 1/RDB होगा ये, और ये हो जाएगा 1/10 प्लस कितना, 1/10, ये कितना हो जाएगा, 2/10, 2/5 यानी 1/5, 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 1/5, कितना आएगा, RDB। तो RDB कितना आया, 5 ओम, ठीक है। अब यहां पे इन दोनों का जो ये है ना, ये कितना आया है, 2 ओम, और ये दोनों जो है इनका कितना आया है, 5 ओम।
तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा 2 प्लस 5 प्लस कितना 5, ये कितना आएगा 12 ओम का रेजिस्टेंस। तो पहला तो तुल्य प्रतिरोध निकालना था जो कि कितना आया है 12 ओम, और दूसरा निकालना है सिरों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए हमको क्या निकालनी पड़ेगी, करंट आई। भाई यहां से अगर धारा आई बह रही है कितनी आई, तो यहां पे डिवाइड हुई होगी लेकिन आगे आके ऐड होगी, यहां पे कितनी पहुंच रही होगी आई। तो आई अगर मिल जाएगी तो हम आई आर लगा के निकाल लेंगे, है ना। तो आई कितनी है V अपॉन आर। तो वोल्टेज कितना दिया गया सर्किट को 6 और रेजिस्टेंस कितना निकला है 12। तो कितना आएगा 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5 एम्पियर। आ गई करंट 0.5। तो वोल्टेज यानी वोल्टेज V अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, इसको लिख दे रहे हैं V5, ठीक है। तो V5 जो आएगा वो कितना आएगा I इंटू R5 यानी 5 ओम वाला रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू ये कितना है 5, तो हो जाएगा 2.5 वोल्ट। ये वोल्टेज आ जाएगा कौन सा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। देखो नीचे दिए गए चित्र में, परिपथ चित्र में 10 ओम 40 ओम 20 ओम 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध लगे हैं। इनके अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। चित्र के अनुसार 18 वोल्ट की बैटरी है, ये इससे जुड़े हैं, ये है ना। तो बेसिकली ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, और ये तीनों कैसे हैं पैरेलल में। इनका पैरेलल निकालेंगे, इनका पैरेलल लगाएंगे, दोनों का इक्विवेलेंट आपस में जोड़ देंगे, हमको आर इक्विवेलेंट निकल आएगा। यही तो 2 रूल स्टार्टिंग में पढ़ाए ना आपको। अगर आप ऐसे ही जोड़ दोगे तो फिर मतलब क्या है, पैरेलल वाले रूल से जुड़ेंगे और सीरीज वाले से, ठीक। हाँ, तो अलग अलग जुड़ेंगे ना, वो अलग कॉम्बिनेशन है, ये अलग कॉम्बिनेशन है। ऐसे मत करना कि इन सबको 1/10 1/40 1/20 1/30 सब। हाँ, क्यों, क्योंकि ये अलग कॉम्बिनेशन है, ये अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये जो पैरेलल इनका जो इक्विवेलेंट आएगा और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, ये अलग अलग दोनों हैं। वो दोनों इक्विवेलेंट आपस में तो सीरीज में है ना, बात समझी। तो वो दोनों डायरेक्टली ऐड होंगे। अब पहला क्वेश्चन है कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हम RAB निकाल लें। RAB का मतलब A और B के बीच का प्रतिरोध। तो पैरेलल में है तो 1/RAB हो जाएगा 1/10 प्लस 1 कितना 40। एलसीएम कितना आएगा 40। एलसीएम कितना आएगा 40 और ये आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1। 5/40 और 5 8 जा 40। तो RAB ऊपर 1/8 आएगा, यानी ये आएगा 8 ओम। ये कितना आ गया 8 ओम। सिमिलरली यहां पे जब तुम देखोगे RBC है ना, RBC ये भी पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1/RBC और ये आएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। इनका एलसीएम कितना आएगा 60। ये आएगा 23 जा 60, 32 जा 60 एंड 61 जा 60, ठीक है। 3 to 5 प्लस 1 कितना 6, 6 अपॉन कितना 60, ये आएगा 10 टाइम्स जाएगा। तो यहां से RBC कितना आएगा 10 आया, 10। ये 10 आया, ये 8 आया। इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इसको बोल देते हैं हम RAC या R इक्विवेलेंट बोल लो, है ना। ये हो जाएगा RAB प्लस कितना RBC, AB के बीच का नेट रेजिस्टेंस प्लस B और C के बीच का नेट रेजिस्टेंस। ये आया था 8 और ये आया है 10, ये कितना हो जाएगा 18 ओम। आ गया। तो पहला तो हमारा निकल गया 18 ओम, ठीक। दूसरे में निकालना है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो कुल धारा हमको पता है I कोष्टु कितना हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। वोल्टेज दिया है 18 वोल्ट का और R इक्विवेलेंट 18 आया, 18 बन जाए 18। तो जो करंट आएगी वो 1 एम्पियर की आएगी। क्या आएगी बच्चे 1 एम्पियर की आएगी, है। कैसे, क्या I = V/R होता है। R मतलब R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना दिया गया, बैटरी 18 वोल्ट की लगी है तो 18 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आया
18, 18 बन जाए 80, 1 एम्पियर। ठीक है, अब यहां से भी करंट आई जा रही होगी, यहां पे डिवाइड हुई और यहां फिर से कितनी निकली, आई। तुमको बताना है ए और बी के बीच का विभवांतर, यानी यहां पे और यहां पे जो वोल्टेज है इसको बोल देंगे VAB। क्या बोलेंगे, VAB। तो तीसरा क्वेश्चन है VAB, है ना, VAB कितना होगा, I इंटू कितना, RAB होगा कि नहीं होगा। जो VAB होगा वो I इंटू RAB का मतलब इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस होगा। RAB हमने अभी निकाला था, 8 आया था, I कितनी आई है, 1, और ये कितना आया है, 8, तो ये कितना आएगा, 8 वोल्ट। तो ये हमारे तीनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया है, 2 + 2 + 2 करके, मतलब हर एक सेक्शन का, इसके भी 2 नंबर, इसके भी 2 नंबर और इसके भी 2 नंबर। वो तो हम बता रहे हैं ना, इसलिए मजे ही मजे, खुद करना पड़ेगा तो मजे मजे नहीं होगा। चलो देखो, इसमें लिखा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है, बड़े आगे देखो, क्वेश्चन में बोला गया है, 4 नंबर में आया है, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। पहला है इसमें व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, 1 नंबर मिल गया। ठीक है, आगे पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ लेंथ L एंड थिकनेस A इज 10 ओम। मान लो कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L और थिकनेस कितनी है A, इसका जो रेजिस्टेंस R है ये कितना है, 10 ओम का है। अब तुमसे कह रहा है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हुज लेंथ इज, ये मान लेते हैं तो L2 है बेसिकली, ये कितनी है, L/3 है, और थिकनेस कितनी है, थिकनेस 3A है ना। हमको इसका R2 निकालना है। क्या निकालना है, R2, मतलब दूसरा तार जो है उसका रेजिस्टेंस निकालना, तो दूसरे तार के लिए हमने सिंबल ले लिया R2। क्लियर है, हाँ, रो वाला फॉर्मूला लगेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो इक्वल्स टू RA/L। तो यहां से देखोगे जो R आता है वो बेसिकली रो है ना, इंटू L अपॉन कितना आ जाएगा, A आएगा, आ जाएगा कि नहीं। देखो चूंकि सेम मटेरियल का है तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो सेम मटेरियल के लिए सेम रहेगी, इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, है ना। तो यहां से जो R2 आएगा, R2 आ जाएगा रो, ठीक है, L की जगह क्या आएगा, L/3 अपॉन A की जगह क्या आएगा, 3A आएगा। अब ये जब 3A ऊपर जाएगा तो बेसिकली R2 कितना आ जाएगा, रो, ये हो जाएगा L/3 इंटू 3A होगा बच्चों। चलो अब यहां से R2 जो आएगा ये हो जाएगा रो, L अपॉन कितना, 9A, तो ये बेसिकली 1/9 लिखा है ना। तो R2 जो होगा वो हो गया रो, इससे भी पहले 1/9 लिख लो, रो L अपॉन कितना, A होगा कि नहीं होगा। अरे इस 1/9 को बाहर लिख लिए, क्यों, क्योंकि यहां से अब देखो रो L अपॉन A ये क्या है, R है कि नहीं है। तो जो R2 होगा वो 1/9 इंटू R क्या है, पहले वाले केस में तार का प्रतिरोध, तो पहले वाले केस में तार का प्रतिरोध कितना है, 10, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 10/9 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर लेंथ को 1/3 कर दिया जाए और जो थिकनेस है उसको 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो जो नए वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले वायर के रेजिस्टेंस के कितना हो गया, 1/9 हो गया, 1/9 हो गया। पहले वाले का 10 था, अभी कितना हो गया, है 10/9। क्लियर है इतनी बात, यही तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए आगे पूछते हैं, देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है 5 ओम के तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रतिरोध, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा, है ना। तो अभी हमने देखा कि जो
सेम उसी फॉर्मूले पे हमने अभी देखा, जो रेजिस्टेंस आर होता है ये होता है रो और ए अपॉन कितना एल। नहीं अरे देखो रो, यहां से देखो रो कितना होता है आर ए अपॉन कितना एल, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रो एल अपॉन कितना ए हो जाएगा। अब लेंथ को भाई पहले तुम्हारा 5 मीटर का था, अभी कितना हो गया 5 मीटर के 5 हो गए, 1 मीटर के 5 हो गए कि नहीं हो गए? 5 टुकड़ों में काट दिए, लोग काट दिए इसको, 3 2 5 काट दिए, कर गया। अब ये कितना है रो एल अपॉन ए आया था रेजिस्टिविटी है ना, तो जब पहले लेंथ 5 थी तो ये आर इक्वल टू कितना हो जाएगा रो 5 बटे ए, यही तो आएगा। लेकिन जब इसको काट दोगे तो 1 मीटर के हो जाएंगे सारे, तो आर कितना आएगा रो 1 बटे ए है ना। तो बेसिकली 5 ओम दिया है, 5 मीटर कर रहे हैं। वही तो बात है, देखो 5 ओम है, देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल होता है, ठीक है। जब 5 मीटर की थी तो रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम का था। अब जब ये 1 मीटर के होगी तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा 5 का, और क्या। ऐसे समझ लो, सीधे ना लगाओ फॉर्मूला, ठीक है। जैसे इसको 2 भागों में काटते तो 2.5 ओम के 2 बनते हैं, ठीक है। 3 भागों में काटते तो हाँ, अब अगर ऐसे पूछा है ऑब्जेक्टिव में तो सीधे टिक करना है, ठीक है। देखो ये समांतर क्रम में तीनों जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन पूछा है, सब लोग कॉपी पे करोगे, मैंने पढ़ा दिया है, करके दिखाओ मुझे अभी, है ना।